हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी बताई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैटर इज कॉम्पोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नोन एज एटम, और उन्होंने वहां पे ये भी बताया था कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज व्हाट इंडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने स्टडी अपने रिसर्च कर रहे थे, और उसके बाद ये पता चला कि एटम इज एक्चुअली डिविजिबल और इट गेट डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो एटम इज व्हाट डिविजिबल। एटम क्या है? डिविजिबल है। किसमें? 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अभी तक ये डिस्कवरी चल रही है कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है। जॉन डाल्टन ने ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मतलब मैटर में क्या प्रेजेंट है? एक छोटा सा एटम प्रेजेंट है एंड इट इज इनडिविजिबल। लेकिन लेटर ऑन बहुत सारी डिस्कवरीज होने के कारण उससे ये पता चला कि एटम इज नॉट हैविंग अ सिंपल स्ट्रक्चर बट एक्चुअली इट इज हैविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरीली we have known this fact that atom consists of these 3 particles which are known as subatomic particles। ये क्या है? एटम के पार्टिकल्स है, इसके कारण इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, protons has mass 1 AMU and neutrons 1 AMU। ये बात हम लोगों को पता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इस चैप्टर में जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं तब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनकी डिस्कवरीज एक्चुअली किसने की और इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई। तो चलो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं जे स्टोनी। स्टार्ट करते हैं जे स्टोनी के साथ। तो ये जो साइंटिस्ट थे जे स्टोनी, इन्होंने 1891 में एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने कैलकुलेट की थी मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने कहा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ही हैड सजेस्टेड द टर्म, द नेम इलेक्ट्रॉन फर्स्टली इन 1891। उन्होंने 1891 में ये कंसेप्ट कहा था, ये वर्ड प्रोनाउंस किया था कि इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए और उनके बाद आए 2 साइंटिस्ट, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर। इन दोनों ने क्या किया कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेट किया। इन्होंने क्या किया? एक कैथोड रे को डिस्कवर किया। तो क्या होते हैं ये कैथोड रेज? तो इन्होंने कैथोड रेज का डिस्कवरी किया। कैथोड रेज, इन्होंने क्या किया? कैथोड रेज की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया? इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेट किया था। उन्होंने एक ट्यूब ली थी विच वॉज एनक्लोज्ड बाय बोथ द एंड्स। ठीक है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या किया है? गैस फिल किया है। इन दिस ट्यूब अ गैस विच इज अंडर स्टडी, कोई भी गैस, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कोई भी गैस होगा, तो वो गैस इसमें एनक्लोज्ड किया गया है। यहां से प्रेशर हम लोग वैक्यूम पंप के द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं। इस ट्यूब में 2 मेटालिक रॉड्स रखे हुए हैं। इस ट्यूब में 2 मेटालिक रॉड्स रखे हुए हैं जिनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है टू सप्लाई हायर वोल्टेज, टू सप्लाई हायर वोल्टेज। तो देखो ये ट्यूब है, इसमें गैस फिल किया हुआ है। ठीक है,
इसमें क्या फिल किया हुआ है, गैस फिल किया हुआ है। जब हम लोग इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो गैस क्या होगा, गैस का आयोनाइजेशन होगा। लेकिन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब नॉर्मल प्रेशर दैट इज 1 atm और नॉर्मल हम लोगों ने बैटरी लगाई तो इस गैस का आयोनाइजेशन नहीं होता है। जब हम लोग अराउंड 10,000 वोल्ट वोल्टेज देते हैं, हायर वोल्टेज, और प्रेशर लो होता है, और प्रेशर जब लो होता है तब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, गैस एटम्स प्रेजेंट है, उनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। उनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। और आयोनाइजेशन होने के कारण, आयोनाइजेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें H2 गैस है तो H2 गैस का क्या होगा, H2 गैस will get converted into H2 प्लस एंड 1 निगेटिव चार्ज। आयोनाइजेशन मतलब क्या, दो आयंस में स्प्लिट होना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन। तो यहाँ पे ये कैथोड से यहाँ पे हमारा गैस फिल किया हुआ है, ये टर्मिनल निगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, बराबर है। तो यहाँ पे जब हमारा गैस का आयोनाइजेशन होगा तब वहां पे दो चार्जेस फॉर्म होंगे, वन पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव। तो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज रे है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, फ्रॉम दिस साइड दे गो टू द पॉजिटिव एनोड, क्योंकि उनका चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है, बराबर है। यहाँ पे गैस था, उसमें से कुछ पॉजिटिव बने और कुछ निगेटिव बने, तो निगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव के पास जाएंगे, पॉजिटिव क्या होंगे, निगेटिव के पास जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग यहाँ निगेटिव चार्जेस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो निगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। निगेटिव पार्टिकल्स और निगेटिव चार्जेस वेर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस कैथोड ट्यूब ऑफ दिस गिवन ट्यूब। और यहाँ पे ये जो रेज थे, ये जो निगेटिव पार्टिकल्स थे, वो इस तरफ एनोड के पास जा रहे थे और इस वजह से उनको क्या कहा गया, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि वो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ दौड़ रहे थे, वो रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ दौड़ रहे थे, इसलिए उनको कहा गया कैथोड रेज, कैथोड रेज। और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने कैथोड रे की डिस्कवरी की। और इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का और कैथोड रे ट्यूब को अच्छे तरह से स्टडी किया, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को अच्छे तरह से स्टडी किया हमारे जे थॉमसन ने, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो रेज है, जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ दौड़ रहे हैं, वो क्या है, दीज आर नथिंग बट द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, विच वॉज सजेस्टेड बाय जे स्टोनी, which was suggested by जे स्टोनी। तो जे थॉमसन ने कहा कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये बड़ा बनाया है, ये छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे दिस इज अ निगेटिव टर्मिनल विच इज अ कैथोड एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल विच इज अ एनोड। तो यहाँ देखो ये एटम बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरह से इस साइड में जाएंगे पॉजिटिव के तरफ। क्यों, क्योंकि क्या होने वाला है, यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों ने दिया हुआ है हाई वोल्टेज देने के कारण यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। प्रेशर भी बहुत कम है, प्रेशर कम होने के कारण हम यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या होंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे, और जो निगेटिव होंगे आयोनाइजेशन होने के कारण वहां पे ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, और ये क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। वो क्या करते हैं, एटम को छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हाई वोल्टेज दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज दे रहे हैं। अगर हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया होता नॉर्मल कंडीशंस पे, वोल्टेज ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे 10,000 वोल्टेज के बजाय अगर 10 वोल्ट होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन को कुछ ड्राइविंग फोर्स ही नहीं होता, बराबर। क्योंकि यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, आयोनाइजेशन ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ेंगे एनोड के पास। तो समझ में आ रही है बात। इसलिए ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग जब भी करेंगे,
जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तब दो बातों का ध्यान रखना है कि वोल्टेज यहाँ पे हाई होना चाहिए और प्रेशर यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस क्या होता है, गैस का आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को हाई वोल्टेज और प्रेशर लो रखना पड़ता है, तब हमारा गैस आयोनाइज होगा। H2 का कन्वर्जन H2+ इलेक्ट्रॉन में होगा और उसके बाद इस H2+ का कन्वर्जन क्या होगा, H+ में, 2H+ में प्लस इसका कन्वर्जन किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनका चार्ज क्या था, निगेटिवली चार्ज था और यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, इसलिए वो निगेटिव से ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास ही दौड़ेंगे, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा और निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कैथोड रेज। व्हाई, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड or they are moving from cathode to anode, and that's why they are known as cathode rays. So these particles or this stream of particles which is originating from cathode is known as cathode rays, is known as cathode rays. ये होने के बाद अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैथोड पे एक होल किया और उस होल में से अगर ये हमारे रेज पास हो रहे हैं और ये जो ट्यूब है इसको हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट से कोट किया, किससे कोट किया, जिंक सल्फेट से, सल्फाइड से अगर हम लोगों ने कोट किया इस ट्यूब को और ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स अगर इस होल में से पास किए तो वो क्या कर रहे थे पता है आप लोगों को, तो वो यहाँ पे जब वो स्पॉट दे रहे थे, यहाँ पे जब वो स्ट्राइक हो रहे थे इस एंड में जहाँ पे जिंक सल्फाइड कोट किया हुआ है, तब वहां पे फ्लोरेसेंस दिख रहा था। क्या दिख रहा था, फ्लोरेसेंस दिख रहा था। ग्रीन कलर के स्पॉट यहाँ पे दिख रहे थे, कौन से कलर के, ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंट स्पॉट वहां पे दिख रहे थे। तो इससे पता चला कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्योंकि कैथोड रेज का कुछ कलर ही नहीं था, बराबर है, कौन से कैसे क्या हो रहा है कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे थे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कैथोड रेज यहाँ से इधर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया, यह इस साइड में भी जिंक सल्फाइड कोट किया और इस साइड में भी जिंक सल्फाइड कोट किया और उनको यह ऑब्जर्व हुआ क्या कि सिर्फ इस साइड से ग्रीन स्पॉट ऑब्जर्व हो रहे हैं, सिर्फ इस साइड से ग्रीन स्पॉट ऑब्जर्व हो रहे हैं, इस साइड में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। और ये ग्रीन स्पॉट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड पे वो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हो रहे हैं और उस वजह से वहां पे फ्लोरेसेंस दिख रहा है और वो फ्लोरेसेंस का कलर कौन सा था, ग्रीन कलर का, और उस फ्लोरेसेंस का कलर कौन सा था, ग्रीन कलर का। और ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरह से जे थॉमसन ने स्टडी किया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के प्रॉपर्टीज, मतलब कैथोड रे के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए और स्टडी किए। तो चलो देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। तो चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ये किन्होंने बताए थे, जे थॉमसन ने बताए थे। ओके, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज वाज discovered by J.J. Thomson in around 1897 में। Okay, so the first property is what? These cathode rays travel in straight line. All these cathode rays, they travel in straight line from cathode, which is negatively charged, towards anode, which is positively charged. अभी हम लोगों ने देखी ट्यूब में कैथोड और एनोड था और ये क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, मूव करते हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दीज रेज देमसेल्व्स नॉट विजिबल, ये जो रेज है ये विजिबल नहीं है, बट दे गेट विजिबल व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हियर टू द अराउंड दिस ट्यूब। इस ट्यूब के अगर लास्ट एंड में या फिर आप लोगों ने पूरी ये अगर ट्यूब कवर कर ली हमारे फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से होने के कारण, फ्रॉम कैथोड टू एनोड इस तरह के होने के कारण यहाँ पे हम लोगों को वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रीच होते हैं, और इस साइड में वो इलेक्ट्रॉन्स रीच होने के कारण सिर्फ ये जो पार्ट है हमको ये क्या करता है, ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है, कौन से कलर से ग्लो करता है, ग्रीन कलर से ग्लो करता है,
It glows due to the presence of fluorescent or phosphorescent material coated around this arm of this tube, and those material here which is used, zinc sulfide is used. Okay, so these rays themselves not visible, वो खुद से visible नहीं है, but their behavior can be observed with the help of certain kinds of material which are known as fluorescent और phosphorescent material. और वो मटेरियल क्या होते हैं, जब भी उन पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं, हिट होते हैं, तब वो क्या करते हैं, हमको एक ग्लो देता है. वो मटेरियल क्या होता है, ग्लो होता है. ठीक है, विच ग्लो व्हेन गेट हीटेड. ओके, वो क्या होते हैं, ग्लो होते हैं जब उन पे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर बम्बार्ड हुए तब. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट्स. कैथोड रे क्या करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैंने ऐसा व्हील रखा तो वो कैथोड रे क्या करते हैं, इस व्हील को मोशन क्रिएट करते हैं, इस व्हील को मोशन क्रिएट करते हैं, ये हिलता है व्हील. सो दिस इज व्हाट द मैकेनिकल इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यू टू द कैथोड रेज इफ प्रेजेंट अ व्हील हियर. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड देयर बिहेवियर whose behavior, cathode rays behavior are similar to the negatively charged particles. तो देखो, जब भी ये हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मतलब जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे ये कोट किया ZNS से, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज आ रहे हैं, वो एनोड के पास आ रहे हैं और रीच हो रहे हैं. बराबर, तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में ये जो रेज थे वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी. In the absence of electric and magnetic field, these rays were going in a straight line. अभी मैंने आप लोगों को कहा, लेकिन in presence of electric and magnetic field, इन रेज पे क्या असर होता है वो जानने की कोशिश उन्होंने की. तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड इन रेज को अप्लाई करते हैं, इस ट्यूब को अप्लाई करते हैं, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज है जो कैथोड से एनोड की तरफ दौड़ रहे हैं, उन पे क्या हो रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है. एंड दैट इफेक्ट इज सिमिलर टू द इफेक्ट विच इज ऑब्जर्व फॉर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए ऑब्जर्व हुआ, उसी तरह का बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉन्स ने, इन कैथोड रेज ने दिखाया. तो इसलिए दीज कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. मतलब क्या कि ये कैथोड रे क्या है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से है. और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जे स्टोनी ने क्या कहा था, दे आर नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स. दे आर नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में इन कैथोड रेज को पुट करते हैं, तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जैसे बिहेव करते हैं. और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई the name came, that is electron, that cathode rays consist of negatively charged particles which are called as electrons, which are called as electrons. Next property है हमारी, देखो, when these cathode rays are allowed to strike on a thin metal foil. Suppose करो हम लोगों ने इन cathode rays को metal, यहाँ पे एक metal foil रखी, तो क्या हो रही थी वो metal foil, if those cathode rays are bombarded on this metal foil, they were showing a heating effect. उन्होंने क्या दिखाया, हीटिंग इफेक्ट दिखाया कि कैथोड रे अगर इस थीन ट्यूब पे, थीन फॉइल पे पुट हुए, पास हुए, तो ये क्या हो रही थी, फॉइल, दिस फॉइल वाज गेटिंग हीटेड अप. This foil was getting heated up. So when cathode rays are allowed to strike a thin metal foil, it gets heated up. And this cathode ray, मतलब क्या, Thus, the cathode ray possesses heating effect. मतलब क्या कि जो कैथोड रे है, जब ये बम्बार्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी इस मेटल फॉइल को वो ट्रांसफर कर रहे हैं. और इस मेटल फॉइल को एनर्जी ट्रांसफर करने के कारण वो मेटल फॉइल क्या हो रही है, हीट हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है हम लोगों को, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैथोड प्रेजेंट इन दिस गिवन ट्यूब, as well as that doesn't depend upon the nature of gas which is filled in this given tube.
ये जो हमारे कैथोड रे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं हमारे कैथोड ट्यूब से यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब से, तो ये हमारे कैथोड रेज जो है ये जो हमारे मेटल प्लेट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं इलेक्ट्रोड्स, इन पे भी डिपेंड नहीं करते, ये किन मटेरियल्स के बने हैं उन पे भी डिपेंड नहीं करते, एज वेल एज हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा गैस फिल किया हुआ है उस पे भी डिपेंड नहीं करते। क्या कह रही हूं मैं? दे डजंट डिपेंड अपॉन, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। मैंने आपको कहा कि सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल किया तो उसका आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होने के कारण वहां पे एक आयन तैयार होंगे। कौन कौन से आयन तैयार होते हैं? कटायन एंड अनायन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और ये जो चार्जेस थे वो क्या कर रहे थे? वो निगेटिवली चार्ज जैसे बिहेव कर रहे थे, मतलब वो निगेटिव के पास नहीं रह रहे थे लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा था गैस का। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, उसके लिए भी सेम होगा, नाइट्रोजन गैस लिया उसके लिए भी सेम होगा, ऑक्सीजन गैस लिया उसके लिए भी सेम हम लोगों को ऑब्जर्व होगा। सो दिस इफेक्ट, दिस कैथोड रेज doesn't depend upon the nature of the electrodes as well as it doesn't depends upon the nature of gas present in this tube। कौन सा भी गैस रख लो उसमें आयोनाइजेशन होगा। क्यों होगा आयोनाइजेशन? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं और एज वेल एज वी आर कीपिंग लो प्रेशर। ये सब कब हो रहा है? when the voltage is high and pressure is low। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Voltage should be high and pressure should be low, then and then only the gas present in this cathode tube will undergo into ionization. When it is undergoing into ionization, there is a formation of ions. As soon as these ions are going to form, they are going to travel from cathode to anode. Why? Because voltage is very high to this side and this side there is a positive terminal, and that's why these negative charges want to go here towards the positive charge because यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज है इस कारण। ठीक है, समझ में आ रही है? ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे? वोल्टेज बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, उस वजह से नेगेटिव पार्टिकल जैसे ही फॉर्म होते हैं वो वैसे ही उधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ एनोड की तरफ भाग जाते हैं, वहां पे वो क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो और H2 होगा, N2 होगा, O2 होगा, कौन सा भी गैस होगा, इसमें क्या प्रेजेंट है? निगेटिवली चार्ज एटम्स प्रेजेंट है। H2 का अगर हम लोगों ने आयोनाइजेशन देखा तो यहाँ पे क्या होता है? कटायन फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, बराबर है। सिमिलरली अगर N2 का आयोनाइजेशन हुआ तो यहाँ पे N2 का कटायन फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, बराबर है। डिफरेंट गैस हो सकता है, मतलब डिफरेंट गैस हम लोग ले रहे हैं लेकिन फिर भी वहां पे इनका कटायन फॉर्म हो रहा है और इसमें से क्या निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन आर सेम विच आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ईच एंड एवरी गैस। इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है जो सारे हमारे गैसेस में प्रेजेंट है। O2 का अगर आयोनाइजेशन होगा तो वो कैसे होगा? इस तरह से। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है that the characteristics of the cathode rays doesn't depend upon the nature of the gas as well as it doesn't depends upon the nature of electrodes present in this cathode ray tube। तो अभी हम लोगों ने स्टडी की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें मैंने कहा कि कैथोड रे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर ऑफ गैस के एज वेल एज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन दिस गिवन कैथोड ट्यूब। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग वो चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन का, जो कैथोड रेज हम लोगों को मिल रहे हैं यहाँ से, उनका अगर हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला उसको ही कहा जाता है E/m रेशियो। तो उसका आंसर हमको मिलता है 1.788 इंटू 10⁻11 कुलॉम्स पर केजी। इसका वैल्यू होता है -1.788 इंटू 10⁻11 कुलॉम्स पर केजी। और आप लोगों को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुलिकन ने बताया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वो हम लोग बाद में देखेंगे। मुलिकन सजेस्टेड दैट वी कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, बट उसकी वैल्यू मिली है हम लोगों को 1.6 इंटू 10⁻19
कूलम्ब। ये होती है चार्ज की वैल्यू। ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा E/m रेशियो डिटरमाइन किया गया और उसका आंसर आया जे थॉम्सन को मिला -1.788 into 10⁻11 coulombs per kg। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड ट्यूब। उसके बाद मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया एंड दैट वाज इक्वल टू -1.6 into 10⁻19 कूलम्ब। इससे हम लोग मास निकाल सकते हैं। कैसे? चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास। इस कारण क्या होगा, चार्ज हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू है -1.6 into 10⁻19 कूलम्ब बराबर है। और हमारे E/m का वैल्यू क्या है, -1.788 into 10⁻11 कूलम्ब पर kg। इसको कैलकुलेट करो, आप लोगों को आंसर आएगा दिस बिकम्स इक्वल टू +9.31 into 10⁻31 kg। ये आया है हम लोगों को kg में। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.31 into 10⁻28 ग्राम एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। लेकिन अगर मुझे मास AMU में कैलकुलेट करना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम। और हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला है, 9.31 into 10⁻28 ग्राम। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU। तो क्या करूंगी मैं, 9.31 into 10⁻28 डिवाइडेड बाय 1.66 into 10⁻24। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोगों का आंसर मिलेगा 0.00058 AMU। इसके आगे भी डिजिट्स हैं, ठीक है, 0.0058। सो दिस इज इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU। हमको पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है इन टर्म्स ऑफ AMU में। हाइड्रोजन मास इन टर्म्स ऑफ AMU इज इक्वल टू 1.008 बराबर है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU इज हाउ मच, 0.00058। मतलब क्या, बहुत कम है इसके मुकाबले में, इसके कंपैरेटिवली दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। और जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, इसके आगे भी डिजिट्स है ना, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर आता है, हमको यहाँ पे आंसर मिलता है 1837। तो यहाँ क्या हो रहा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। हाउ मच स्मॉल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, it is 1/837 time smaller than the mass of hydrogen atom। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, वो कितना छोटा है, हाइड्रोजन एटम से 1/837 टाइम छोटा है, 1/837 टाइम वो छोटा है। और हमारा चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग उसको नॉर्मली निगेटिवली चार्ज भी कह सकते हैं। It is so small, -10⁻19, मतलब it is so small that we can say that it is what, having negative charge, and its mass is around 9.31 into 10⁻31 kg और 10⁻28 ग्राम। सॉरी, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ओके, सो इट इज दैट मच स्मॉलर इन मास। वो किसके बराबर है, 1/837 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना छोटा उसका साइज है और इतना छोटा उस पे क्या है, चार्ज है, दैट इज व्हाट, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से आज हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है जे स्टोनी ने डिस्कवरी की थी या फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन ये नाम बताया था इन 1891, लेकिन जे थॉम्सन ने क्या किया था 1897 में। वो कैथोड रे ट्यूब एक्चुअली किन्होंने बताए थे, प्लकर और क्रुक, इन दोनों साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी अच्छे से
जे थॉमसन ने स्टडी की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को दिखाई दी, अभी हम लोगों ने स्टडी की और उनसे हम लोगों को क्या पता चला कि चार्ज बाय मास रेशियो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और उसके बाद मुलिकन वाज वन साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। और ये कैसे डिस्कवर किया ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।